चलो अभी एक कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का एक कोर्स हम ले लेते हैं। कैलकुलेशन एज पर रेगुलेशन 2009 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट कमर्शियल ऑपरेशन 1 सितंबर 10 को हुआ। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली देखेंगे ना, यहाँ से इनकम आना शुरू होगी। इसके पहले तो सेटअप ही बिठा रहते हैं, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन एंड प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड कमर्शियल ऑपरेशन के बाद टिल 31 मार्च 14 तक फॉर द एसेट्स अंडर ट्रांसमिशन सिस्टम। The detailed apportion approved cost as on the date of commercial operation and projected to be incurred for the above mentioned asset is summarized. Approved cost इतना है कि मतलब 4,20,000 करोड़ सॉरी लैक्स। आप समझो द अमाउंट इज वेरी ह्यूज। 4,20,000 लैक्स का अप्रूवल मिला है अपने को कि भाई इतना खर्चा करो तुम। उसमें से एक्चुअल खर्चा हमने 4 लाख रुपीज अभी तक सेटअप में डाल दिया है टिल डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, ठीक है। एंड प्रपोज्ड है कि 1 लाख रुपए और घुसेंगे अपने, एंड ये भी जाएगा। टोटल कंप्लीशन 5,20,000 खर्चा अपने को लग रहा है। दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग कि अपनी कंपनी सोच रही है इतना खर्चा तो होना ही है बॉस, ठीक है, अप्रूव करो मत करो। अब और क्या डिटेल दे रखी है अपने को? एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है। यू रिमेंबर एवरेज रेट आपने भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया होगा। वेटेड एवरेज रेट 5.3, 5.2, 5.2, 5.2। ये जो भी एसेट बन रहे हैं अपने, उन सब पे डेप्रिसिएशन का जो रेट है इंडिविजुअल रेट निकाल के एक वेटेड एवरेज रेट निकाला गया है अपेंडिक्स 3 के हिसाब से। एडिशनल 20,000 lakh हैज बीन कंसिडर्ड आउट ऑफ 1 लाख फॉर द 10-11। अच्छा 10-11 में मतलब this year you have spent this much, out of which 20,000 has been considered, बोले approved, and no further additional capital expenditure has been considered as capital cost, has been restricted to the approved cost in the absence of revised capital expenditure। आपने अप्रूवल के लिए भेजा नहीं होगा इसलिए वो लोग ने अप्रूव किया ही नहीं। वो लोग ने बोला जितना बोला है उतना ही तुमको लेना है। अब यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करो, कैलकुलेशन कैसे जाएगा चाहिए। अगर मेरी मानो तो एक बार क्वेश्चन और रीड कर लोगे तो इट विल बी ग्रेट थिंग। सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है, ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर टैरिफ कैलकुलेशन। ओके, पर्टिकुलर्स लिखो मत, पहले ध्यान दो कितने ईयर का कैलकुलेशन अपने को करना है। एक तो 10-11 है जिस ईयर में ऑपरेशन शुरू हुआ, 11-12 है तो यहाँ लिख देता हूँ 10-11, 11-12, 12-13 एंड 13-14। 4 साल दिया है ना अपने को। ओपनिंग अप्रूव्ड कैपेक्स कितना खर्चा किया था हम लोग ने? 4 लाख। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमने टिल डेट खर्चा किया था, ठीक है। प्लस एडिशनल अप्रूव्ड कैपेक्स 20,000 अप्रूव हुआ और उसके बाद कुछ भी अप्रूव नहीं हुआ। यू रिमेंबर दैट। सो क्लोजिंग कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर 4,20,000। नाउ कैन यू कैलकुलेट द एवरेज कैपेक्स? ओपनिंग में 4 लाख, क्लोजिंग में 420, तो 4 लाख प्लस 420 डिवाइड बाई 2, सो दिस कम्स टू 4,10,000। ये कैलकुलेशन में हम लोग लेंगे इसको एवरेज को। अब रेट भी अपने को एवरेज रेट ही दिया है ना। टाइम पीरियड कितना लोगे? तो रूल याद रखो, जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है, जब से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है तब से अपने को लेना पड़ेगा।
तो यहाँ से पहला ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 11। दिस इज अ पीरियड ऑफ 10-11। ये समझा आपको? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये खांचे बने हैं तुम्हारे उंगलियों में, ये वाले। ये बने ही इसलिए कि इसमें गिना जाए। तो यहाँ गिन रहा हूँ मैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। सो फर्स्ट इज 7 मंथ, सेकेंड 12 मंथ होगा, उसके बाद सब 12 मंथ होगा, बिकॉज कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया ना। अच्छा, रेट जो अपने को लेना है, क्वेश्चन में रेट दिया है, पहला 5.3% दिया है। 5.3% पर एनम होता है बेटा वो। तो अभी 4,10,000 पे 7 मंथ्स के लिए 5.3% कितना आएगा? सो डेप्रिसिएशन अमाउंट 670, हाँ 6 रुपीज इन लैक्स है। ये पूरा टेबल जो है, तो मच नहीं चाहिए मुझे। ये दिख रहा है आपको कैलकुलेशन मेरा? कुछ इस तरीके से। ओप्स, अब क्या थोड़ा टेबल प्रॉपर हो गया ना? मैं लाइन जानबूझ के खींचता हूँ ताकि तुम भी बेशरम लोग ऐसे कुछ भी हाथ से मत बना दिया करो। लाइन वाइन खींचो, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। तो 12,676 आ गया। अब सेकेंड मंथ में क्या होगा बताओ? तुम्हारा जो कैपेक्स है 4,10,000 हो गया ओपनिंग में। कुछ अप्रूव हुआ नहीं है, 4,10,000 ही रहेगा क्लोजिंग में भी। तो 4,10,000 इधर आ गया। अब सेकेंड ईयर में रेट है 5.2% पर एनम। तो 4,10,000 पे 5.2%, 21,320। अगर अप्रूव्ड होता बीच में तो मैं कुछ लेके एवरेज आउट कर लेता, आगे भी वैसे ही रह गया। सो एवरेज विल ऑल्सो बी 410। चलो लकीली 5.2% ही है, 21,320 होगा, 21,320 होगा। तो इससे हमको ये समझ में आएगा कि अप्रूवल इज नेसेसरी टू क्वालिफाई एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एंड रेट्स आर नॉट चेंजिंग, तो मैं वही ले रहा हूँ जो रेट्स मुझे दिए हैं क्वेश्चन में। सो आई एम डन विद दिस। दिस आर माई डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर टैरिफ के कॉस्ट में ऐड होगा, एंड उसके हिसाब से टैरिफ डिसाइड होगा। You got my point? This was question number 3 which I did. ओके एक बार रीड कर लो अच्छे से क्वेश्चन को एंड खुद से समझने का कोशिश करो एंड देन सॉल्व इट। इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ डेप्रिसिएशन पे ही, सो दैट आवर अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। अरे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, रुको 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 रुको। ये मैंने एवरेज कैपेक्स को ओपनिंग में ले लिया। ओपनिंग तो 420 है ना, तुम लोग ध्यान नहीं देता है, सॉरी। मालूम है आपने ध्यान दिया, बताया थोड़ी मुझे। नहीं ठीक है, कर लो चेंजेस कर लो, 420 आएगा इधर। लकीली अमाउंट ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे। 420,000 इंटू 5.2%, 21,840 आएगा। हाँ अभी राइट है, कॉपी।
चाहिए तो इसको इधर क्लोज कर देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। कैसा होता है लोन रीपेमेंट होने के बाद, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, आफ्टर लोन इज repaid, assets are depreciated over useful life left, SLM मेथड। ठीक है, एक बार असेट का लोन रीपे हो गया तो चक्कर खत्म हो गया, तो असेट को अपने को डेप्रिशिएट करना है एंड यूजफुल लाइफ पर। तो ये कैलकुलेशन को जरा ध्यान दीजिए, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, स्पेसिफिक है क्वेश्चन, अप टू 1314। ओके, एज पर रेगुलेशन 2009 फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट है। कमर्शियल ऑपरेशन ये लोग का चालू हुआ था 96 में, एंड करंट ईयर अभी जो शुरू हो रहा है 11, और ये लोग 13-14 तक जा रहे हैं, मतलब 2011-12, 12-13, 13-14, 3 साल का अपने को करना है। यूजफुल लाइफ 35 ईयर्स है। अच्छा, तो 96 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, 10 साल तो हो गए आराम से। कितने साल हो गए, कैसे करोगे, 2011 माइनस 1996, 15 साल हो गए। यहाँ से यहाँ 15 साल हो चुके हैं, और 10 साल में तो लोन पे ऑफ करना था, तो आपने लोन पे ऑफ कर दिया है, मतलब अब बैलेंस लाइफ में ही चलाना है। ओके, आगे क्या दिया है, कैपिटल, और ये यूजफुल लाइफ है, ये टोटल लाइफ है जिसमें से 15 साल गुजर चुके हैं। लाइफ लेफ्ट होना चाहिए, लाइफ लेफ्ट। ठीक है, दिस इज नॉट अ लाइफ, दिस इज टोटल यूजफुल लाइफ। तो 15 साल, अभी 20 ही साल बचे हैं, 20 साल में अपने को डेप्रिशिएट करना है। कैपिटल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ 11-12, मतलब 11-12 के बिगिनिंग में ये कैपिटल कॉस्ट था, एडिशनल 11-12-13 में खर्चा हुआ है। तो 11-12 में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 12-13 से टेंशन लेना है। 12-13 और 13-14, अज्यूम इट टू इज अप्रूव्ड, ये मैंने अज्यूम कर लिया। ओके, क्वेश्चन में नहीं दिया तो। वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड, अच्छा 12 का तो फ्री है, मतलब इट इज ओन्ड। फ्री होल्ड मतलब किसी का होल्डिंग नहीं है, इट इज नॉट लीज्ड, इट इज ओन्ड बाय अस। सो 12 अगर ओन्ड है तो ऑब्वियसली उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आना है, वो तो माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू 9-10, लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन कितना है वो दे रखा है अपने को, 48.6। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन 10-11, इमीडिएट लास्ट ईयर, ये अप टू है, दिस इज क्यूमुलेटिव। चलो करते हैं, कैपिटल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज पर टैरिफ अंडर। ओके चलो, सो सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर टैरिफ पर्पस, रेगुलेशन 21। सिमिलर वे करूंगा मैं, पर्टिकुलर्स लिख दूंगा एक जगह पे, और जो मेरे ईयर्स चलने वाले हैं, 11-12, उसने मुझे 13-14 तक बोला है कैलकुलेट करने को। सो ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट, ओपनिंग में कितना कैपिटल कॉस्ट है, इज इट 222 रुपीज इन क्रोर्स प्लस एडिशनल कैपेक्स, अज्यूम्ड अप्रूव्ड, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इट विल बी 2222 ओनली। एवरेज फिलहाल लकीली एवरेज उतना ही है, लेस फ्री होल्ड लैंड, वो उसमें क्या कर रहा है उसमें से उड़ा दो, वी विल गेट अ डेप्रिशिएबल एवरेज कैपिटल कॉस्ट। सो 2222 माइनस 12, 210 हो गया। अब इसको डेप्रिशिएट करना है बॉस,
मुझे बताओ डेप्रीशिएट करना है, कितने पीरियड में डेप्रीशिएट करोगे इसको? अगर आपको याद हो पूरी कैलकुलेशन तो भाई, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर स्टार्टिंग विद दिस 35 ईयर्स हम लोग ने निकाल लिया, 15 साल हो चुके हैं, मतलब 15, अभी 20 साल ही बचे हैं, तो 20 साल में इसको डेप्रीशिएट करना है। सो डेप्रीशिएटेड इन 20 ईयर्स। अब एक चीज़ याद रखो, अगर आपको मालूम हो तो 10% सैल्वेज वैल्यू है, एसएलएम मेथड अप्लाई करना है ना, इसको अज्यूम कर लो, इसको अज्यूम कर लो कॉस्ट, तो इसमें से 10% क्या हो जाएगा बोलो? सैल्वेज। सो 10% कितना आएगा? 21 माइनस करो। सो डेप्रीशिएबल वैल्यू एवरेज कॉस्ट माइनस 21, 189, और इसको कितने, 189 निकाल लिया। अब ये जो डेप्रिसिएशन वैल्यू आपने निकाली है, ये टोटल 35 ईयर्स का हुआ, बिकॉज इसमें सब कुछ लिया ना हमने, ओपनिंग कॉस्ट से लेकर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फ्री होल्ड लैंड निकाल दिया। सो इसमें जो अभी तक डेप्रिसिएशन हो चुका है, दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो पिछले 15 सालों में हो चुका है, वो इसमें से माइनस कर देते हैं। तो चलो बताओ 15 सालों में कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? तो ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों, ये टोटल अभी तक का डेप्रिसिएशन है। 11 12 तो अपना करंट ईयर है, ये देखो, तो दोनों को टोटल मार दो, 48.6 प्लस 5.40 कम्स टू 54, तो 54 इसमें से निकाल देते हैं। तो ये 15 साल के डेप्रिसिएशन निकल चुके हैं। अब जो अपने पास आ गया बैलेंस वैल्यू आ गया, एवरेज कॉस्ट कितना आ गया बैलेंस वैल्यू? 189 माइनस 54 कम्स टू 135, और इसका बैलेंस लाइफ क्या है जिसमें अपने को इसको डेप्रिशिएट करना है? सो बैलेंस लाइफ इज ओनली 20 ईयर्स, 35 ईयर्स का था ना, तो अपने को मिल जाएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। सो बताओ डेप्रिसिएशन कितना? 135 डिवाइड बाई 20 कम्स टू 6.75 लैक्स। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा टिल डेट अभी तक का? तो इसको भी जोड़ दो 6.75 54 में, तो हो जाएगा 60.75। ठीक है, नजर इधर उधर मत भटकाओ, फिर से सुनो। ओपनिंग दिया था, अब ओपनिंग क्या हो जाएगा वो बताओ। सो लेट मी यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। ओपनिंग हो जाएगा 222, और कोई खर्चा एडिशनल आ रहा है क्या? आ रहा है ना बेटा, 10.56। सो लेट मी ऐड 10.56। सो क्लोजिंग हो जाएगा 2222 प्लस 10.56, सो वी गॉट 232.56। ये हो गया। एवरेज निकालो, एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, सो 222 प्लस 232.56 डिवाइड बाय 2, तो दिस कम्स टू 227.28। फ्री होल्ड लैंड 12 एडेड है तो निकाल देते हैं उसमें से 12, सो 215.28। सैल्वेज वैल्यू 10% हमने डिसाइड कर रखा हुआ है, सो इसका जो 10% आएगा दैट इज 21.528, माइनस कर दो 215.28 का 90% सिर्फ हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे, दैट इज 193.75। accumulated depreciation till date is 60.75. This 60.75 represents 16 years of depreciation. So उसमें से 60.75 माइनस कर दिया, तो इस कम्स टू 133.002 है, इग्नोर कर रहा हूँ उसको। लाइफ लेफ्ट इज 19 years only. So 133 divided by 19 years comes to 7. 7 will be added to 60 point this thing, 67.75. Last part is 232.56. अप्रूव्ड कितना है? 29.24, 29.24 ऐड कर दो, 232.56 प्लस 29.24 comes to 261.80। एवरेज निकालो,
प्लस 232.56 divide by 2, so average comes to 247.18 minus 12 because it is a lease freehold property, so minus 12 किया, so I got around 235.18. salvage value again 10%, 10% comes to 23.518 minus कर दिया, that is 90% ले लिया इसका, so 211.662. accumulated depreciation is 67.75. let's minus 67.75 comes to 143.912. 18 years are left, divide by 18 years, something 7.995 आ रहा है, I can take it 8 अप्रॉक्स, ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ, 7.99 भी लिख सकता था मैं, 8 ले लिया, 8 इसको 8 को ऐड कर देते हैं 67.75 में, so this comes to 75.75 अप्रॉक्स. Did you understand the calculation? कुछ इस तरीके से टैरिफ के लिए कैलकुलेशन होगा, और ऐसे ही टाइप के आपको सम भी पूछेगा एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और थोड़ा सा ध्यान देना है. इस तरीके से सॉल्व करिए, बिना देखे सॉल्व करेंगे दैट विल बी अ ग्रेट. क्लोजिंग कैपिटल निकाला, ओपनिंग के साथ में एवरेज मिल गया, फिर 10% सैल्वेज बाय रूल है बाय डिफॉल्ट, और हम लोग यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर रहे हैं, सो 20 ईयर्स, 19 ईयर्स एंड 18 ईयर एसएलएम मेथड से, तो उस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है सिलसिला, और जितने साल का हो गया था उतने साल का माइनस कर दिया. इजी कैलकुलेशन, नथिंग ग्रेट एज सच, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा आपसे. एक लास्ट पार्ट है जो कैलकुलेशन है, कॉल्ड एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रीसिएशन. कुछ नया ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों. इसमें ऐसा होता है कि डेप्रीसिएशन नॉर्मली आप जो रेट ले रहे हो, जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका प्रॉब्लम क्या है मालूम है, दे आर ऑल्सो पेइंग लोन. तो लोन का जो पेमेंट ये लोग कर रहे हैं, तो इनका उसमें पैसे नहीं है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है. तो गवर्नमेंट हैज अलाउड देम टू कलेक्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट विच इज काइंड ऑफ जो डेप्रिसिएशन फ्यूचर में आने वाला है उसको एडवांस में ले लो. बोलने का मतलब क्या है, देखो कोई एसेट मैंने खरीदा, समझो उसको मैंने 5 साल की एसेट की लाइफ है, सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, and say for example that asset belongs to 100 rupees category, so every year I will take a 20 rupees का depreciation. Do you understand this? ये सबको समझा? What does it mean? Today I spent 100 rupees in buying that asset. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा. तो मैंने 100 रुपए खर्चे कर दिए, और मान लो ये खर्चा मैंने लोन लेके किया है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे लोन भरना पड़ रहा है, यस और नो. अब ये जो लोन मैं भर रहा हूं, मान लो मैंने 100 रुपए का ही लोन लिया हुआ है, और मान लो मेरा ईएमआई 10 रुपए है, मतलब मुझे 10 रुपया भरना पड़ रहा है. 10 रुपए क्यों? मैं 22 रुपए भरता हूं, ठीक है, मेरा हर साल मुझे 22 रुपए भरने पड़ते हैं, 22 रुपीज. मैंने 100 रुपीज का क्या लिया, लोन लिया, 5 साल में मैं पे करेगा. 22 रुपए क्यों? ऑब्वियस सी बात है, तुम 100 रुपए का लोन लेके 100 रुपए थोड़ी 5 साल पे करोगे, तो आई विल पे 22 रुपीज. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सी, सो ये जो 120 रुपीज आप देख रहे हैं, ये 20 रुपीज, ये मेरा कॉस्ट है. उस एसेट को 100 रुपए में खरीदा और मैंने कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर दिया 5 साल में. तो मैं क्या करता हूं, कस्टमर से मान लो मुझे 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, डोंट गिव मी एक्स्ट्रा, सो आई विल चार्ज टू द कस्टमर व्हाट, I charge to the customer 20 rupees, 20 rupees, 20 rupees, 20 rupees, 20 rupees, yes or no? बट उसके अगेंस्ट में मुझे जो ईएमआई भरना पड़ रहा है वो 22 है, 22 है, 22 है. मेरा तकलीफ देख रहे हैं आप? तो मेरा जो मानना है कि भाई मैं 20 रुपीज भर रहा हूं, जबकि कस्टमर से मैं 20, तो मेरे को इनिशियल फेज में मुझे सपोर्ट चाहिए कैश का. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, ये जो कल का जो डेप्रिसिएशन है उसको कर दो 18, और जो डेप्रिसिएशन जो आपने उधर कम किया, उधर पे कम किया ना भाई, वो डेप्रिसिएशन यहां ऐड कर लो.
तो तुम्हारा कॉस्ट हो गया 22 और वो रिकवर करो कस्टमर से। तो कस्टमर से मैं रिकवर करूंगा 22 रुपीज और मुझे पे करना है बैंक को 22 रुपीज, तो मुझे कम से कम रिलैक्स हुआ। ये देखो 22 पे कर रहा हूँ, 22 एंड 22 पे कर रहा हूँ। लेकिन सर आपने जो फ्यूचर में 18 किया, अब जब कस्टमर से मैं रिकवर कर रहा हूं ये 22 रुपीज, अब कल जाके जब डेप्रिसिएशन आएगा तो इधर कितना आएगा, 18 आएगा ना भाई। मतलब डेप्रिसिएशन को एडवांस में ले लिया, उसको बोलते हैं एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। बोलने का मतलब ये डेप्रिसिएशन एडवांस में लिया, तो कल जाके मैं 20 रुपीज नहीं बोलूंगा डेप्रिसिएशन असेट में, वो 20 में ये जो 2 रुपए मैंने इधर फ्यूचर में ले लिए हैं वो यहां एडजस्ट होंगे, मतलब कल जाके कॉस्ट कम होगा। कल जाके कस्टमर को मैं 18 के हिसाब से चार्ज करूंगा, मतलब आज मैं अगर 22 कर रहा हूं तो कल जाके वो 18 होगा। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन को एडवांस में पुश करना। तो बेसिकली ये कैश फ्लो के एंगल से किया जाता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को पहले ये ऑप्शन अलाउ किया था। जब से नया रेगुलेशन आया तब से ये ऑप्शन नहीं है, बट अपने को कैसा है, सीखने के एंगल से सीखना है करके अपने को आना चाहिए बस। तो वो एंगल से बात करूंगा, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज अलाउड टू चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट इन टैरिफ एज AAD, इट इज नॉट बीइंग इनकम। इनकम नहीं है, देखो ना कल का जो डेप्रिसिएशन था वो मैं आज ले रहा हूं एंड कॉस्ट में ऐड करके, कल जाके डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा मुझे, बट कैश फ्लो सपोर्ट मिल जाता है फॉर पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट इन इनिशियल डेज के ऑपरेशंस में, बिकॉज तभी तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन अलाउ किया है, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने इन ऑप्शंस को यूज किया, बहुत सारी कंपनीज ने, और ये उन लोग को बेनिफिट हो गया एक तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर चला गया। बीच में क्या हुआ था ये बोल के कि भाई तुम जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हो इट्स इनकम, बिकॉज आप टैरिफ में चार्ज करते हो ना प्लस करके। तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया, टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई ये तुम्हारा इनकम है, टैक्स भरो। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आज ये 2 रुपए चार्ज कर रहे, कल जाके इनको एडजस्ट करना है कि नहीं डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट में। बोले हाँ। तो जब साला तेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, कल जाके उसको वैसे भी कॉस्ट में रिड्यूस करना है, तो आज इनकम कैसे बन गया। आर वी गेटिंग माई पॉइंट। तो फ्यूचर में जो ना ये रिजर्व है ना ये इनकम है, इट इज जस्ट एन ऑब्लिगेशन, इट इज जस्ट बाई लॉ दिट इज क्रिएटेड काइंड ऑफ स्टफ। तो इसको आप लाइबिलिटी पकड़ के चलो, और ये इनकम नहीं है, ऐसा हुआ। सो वंस लोन इज रीपेड, तब तो ये ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। देन उसके बाद से जो एडजस्टेड इन फ्यूचर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, तब जाके जैसे ही आपका लोन पे ऑफ हो गया, आपको EMI का भी कोई चक्कर नहीं है, यू डोंट नीड टू पे लोन नाउ। तो जो डेप्रिसिएशन आपने AAD बोल के लिया था, अब वही डेप्रिसिएशन आने वाले फ्यूचर डेप्रिसिएशन में से लेस कर दो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 20 था, तो लास्ट के 20 में 2 रुपीज माइनस करते जाओ अब, क्योंकि आपका लोन पे ऑफ हो गया है। तो वैसे काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था कि लोन पे ऑफ होने के बाद आपको डेप्रिसिएशन कम करना है, एंड सो दैट डेप्रिसिएशन कम किया तो कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम हो गया तो टैरिफ कम हो गया। ये देखो, कॉस्ट इज रिड्यूस, फ्यूचर दोज लोअर चार्जेस फीस एंड टैरिफ टू द कंज्यूमर्स। तो टैरिफ जो होता है, नॉर्मल फीस जब हम लोग लेते हैं तो उस तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो ये यहां तक समझ में आ गया। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे का बात करते हैं। लिख लिया एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऑलरेडी मैंने लिया था बट थोड़ा बेटर वे से ले रहा हूं, और यू कैन सी दैट आई हैव चेंज्ड। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी कभी पॉज करके या स्टॉप करके फिर नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए ये सब चेंजेस आपको दिखता रहेगा, बट इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर ओनली। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। सो मान लो कोई एसेट है मैंने खरीदा, एंड विच आई एम गोइंग टू डेप्रिशिएट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years। सी यू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये एक्सपेंस तो है, ये कॉस्ट में तो ऐड होता है। अभी मान लो मेरा जो भी कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल टैरिफ के लिए हम लोग कॉस्टिंग करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो भी मैंने आपको सप्लाई किया है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आते हैं, अदर फैक्टर्स आते हैं, प्लस उसमें एक फैक्टर होता है डेप्रिसिएशन बोल के। तो मान लेते हैं मेरा जो अदर कॉस्ट है से अराउंड से 100 रुपीज है, एंड आई एम एडिंग दिस डेप्रिसिएशन, सो दिस मेक्स माई टोटल कॉस्ट 210। ये समझा आपको। एंड गवर्नमेंट हैज अलाउड मी टू ऐड सम प्रॉफिट टू इट,
से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज अलाउड कि 30 रुपीज प्रॉफिट आप ऐड करो, एंड देन आई एम सेलिंग इट, आई एम चार्जिंग पीपल टैरिफ ऑफ से 140 रुपीज. सो दिस इज हाउ आई एम चार्जिंग पीपल द टैरिफ. टैरिफ मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके घर में आता है वो 140 रुपीज के हिसाब से आ रहा है. तो आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट ऑल्सो एंड आई एम एडिंग डेप्रिसिएशन टू. बट माई प्रॉब्लम इज दैट जो डेप्रिसिएशन मैं 10 ईयर्स में क्लेम कर रहा हूँ तो हर साल मुझे 10 रुपीज का कॉस्ट में ऐड करने मिलेगा. एंड दिस विच आई एम एडिंग, जो काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो अगर मैंने आपसे 140 रुपीज कैश में रिकवर किया, ये पैसा अगर मैंने आपसे 140 रुपीज लिया तो उसमें देखोगे तो एक्चुअली जो मेरा खर्चा है वो 100 रुपीज है एंड 40 रुपीज मेरा प्रॉफिट है. ये 10 रुपीज डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ ही नहीं. ऐसा नहीं है, मैंने ये पैसा एक साथ दे दिया, 100 रुपीज पूरा एक साथ आज दे दिया, एंड आई एम रिकवरिंग फ्रॉम यू ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अब मान लो मैंने लोन लिया है, इस चीज को खरीदने के लिए मैंने 50 रुपीज का लोन लिया था विच आई एम पेइंग एज अ EMI. तो मैं उस पर पे कर रहा हूँ. तो मेरा लोन का जो रीपेमेंट है अगर आप देखोगे 12 रुपीज करके मैं पे कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट इन 5 ईयर्स. Why I am paying more? Obviously interest payment करना ही पड़ेगा. 50 रुपीज का लोन लिया, you can't pay 50 rupees. So I am paying 2 rupees more. My problem is that in initial days मैं 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन वो जो क्लेम कर रहा हूँ वो तो ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मेरे पास ना कैश फ्लो नहीं है बेटा. मेरे पास कैश फ्लो का लफड़ा है क्योंकि ये 12 रुपीज मुझे कहीं ना कहीं तो आउटफ्लो है. ये 12 रुपीज आप समझ रहे हैं मेरे पॉकेट से जा रहा है. तो अगर मैं कस्टमर से 140 रुपीज रिकवर कर रहा हूं, टूवर्ड्स डेप्रिसिएशन आई एम गेटिंग 10 रुपीज ओनली, वेयर एज आई एम पेइंग 12 रुपीज, वो असेट की वजह से. तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट दिया एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, देख भाई कल जाके तू ये 10 रुपीज डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाला है, कल जाके कस्टमर से पैसा वसूलने वाला है, एक काम कर इसमें से 2 रुपीज तू अभी वसूल ले. मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 2 you can add AAD, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एज 2 रुपीज. सो तेरा जो बैंक का जो EMI है जो तू भर रहा है वो 12 रुपीज तेरे पास हो जाएगा. सो कस्टमर से तू 2 रुपीज ऐड करके वसूल ले, कोई दिक्कत नहीं. तू कस्टमर से 142 रुपीज ले ले आज. दैट मीन्स ये जो यहां से 2 रुपीज माइनस करके मैं 2 रुपीज अभी क्लेम कर रहा हूं, यहां से 2 रुपीज माइनस करके मैं 2 रुपीज यहां ऐड कर रहा हूं, यहां से 2 रुपीज माइनस करके 2 रुपीज यहां ऐड कर रहा हूं, तो मेरा 12 रुपीज का काम हो जा रहा है. सो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये 2 रुपीज जो आप क्लेम कर रहे हो इट इज नॉट अ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन. जो डेप्रिसिएशन है उसके अगेंस्ट में एडवांस है. तो देख रहे हैं आप 2 रुपीज में एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहा हूं. सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मैटर गया था ना तो उन्होंने बोला था ये इनकम है, ये जो आप 2 रुपीज कलेक्ट कर रहे हैं इज इट इनकम. आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनकम नहीं है ये, क्योंकि जो 2 रुपए आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो कल जाके वही 2 रुपीज यहाँ माइनस करोगे. तो मैं जब यहाँ ऐड कर रहा हूँ, इनकम क्या होता है भाई, मैंने कमा लिए, मैं थोड़ी वापस जाके कॉस्ट में रिड्यूस करूंगा. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, वंस योर लोन इज रीपेड, अंडरस्टैंड दिस, वंस लोन इज रीपेड देन आपको कॉस्ट को कम करना है. देन अपना कॉस्टिंग ऐसे चलेगा, अदर 100 रुपीज प्लस डेप्रीसिएशन आपका 10 रुपीज है ना, माइनस करोगे AAD. क्यों, क्योंकि आपने एडवांस लिया था तो अभी एडवांस है तो अब माइनस कर दो. तो कहीं ना कहीं तो जो टोटल कॉस्ट है वो रिड्यूस होना है. देखो 110 था 108 हो जाएगा. एट द 30 रुपीज प्रॉफिट देन टैरिफ जो 140 रुपीज है विल बिकम 138 टुमारो वंस द लोन इज रीपेड. तो गवर्नमेंट ये ऑप्शन दे रहा है जस्ट टू इनिशियली आपको कैश फ्लो सपोर्ट करने के लिए. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग 2 रुपीज नाउ and deducting it later is called AAD, advance against depreciation. You are getting my point? अब इसको कैलकुलेशन करते हुए गवर्नमेंट ने बोला कितना, अभी अनलिमिटेड थोड़ी तेरे को अलाउ कर देंगे कि तू तेरे मन से कितना भी ले ले. तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका लोन रिपेमेंट है मैक्सिमम 110 था, ऐसा नहीं कि पूरा लोन रिपेमेंट नहीं, मैक्सिमम 110 माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ करंट ईयर, उसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस या क्यूमुलेटिव डिफरेंस जो भी रहेगा उसमें से जो लोअर रहेगा वो लेना है. और डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, यूजिंग वेटेड एवरेज एंड अप्रूव्ड एवरेज कैपिटल के ऊपर से. इसको समझने के लिए मैं आपको एक सम दिखाता हूं, सम से आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा.
दिस इज आई गेस क्वेश्चन नंबर 5th, मेरे को नंबरिंग याद नहीं है, हाँ 5th है। चल क्वेश्चन नंबर 5th, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान दो मुझे। From the following information, calculate depreciation. So one has to calculate depreciation and also advance against depreciation as per regulation 21. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट इज नाउ नो मोर देयर बिकॉज दे हैव चेंज द रेगुलेशन नाउ। दिस इज 2004 का आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आपके सिलेबस में है, इसके लिए अपन कर रहे हैं। कमर्शियल ऑपरेशन जो शुरू हो गया था वो 1 अप्रैल 10 में हो गया था। अप्रूव्ड ओपनिंग कॉस्ट जो 1 अप्रैल का तो 1,50,000, दैट मीन्स कि 1,50,000 तक का अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया था। सो ये असेट खरीद लिया था आपने, कैपेक्स बोले असेट खरीद लिया। इसके ऊपर वेटेड एवरेज डेप्रिसिएशन 3.5% का है, वेटेड एवरेज लेना है। डिटेल्स अलाउड कैपिटल एक्सपेंडिचर एडिशनल आपने खर्चे करे तो ये ऑब्वियसली वो 150 में ऐड होके एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे अपन। और ये रहा रीपेमेंट ऑफ लोन दिया है 8,000 रुपीज का, और इंटरेस्ट जो है वो 7.4 का है। ठीक है, विल डू द कैलकुलेशन, यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। ओके, तो इसके लिए अपने को पहले टेबल बना देते हैं फटाफट, सो दैट हम कैलकुलेशन कर सकें। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सो आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर्स। अच्छा, कितने साल का कैलकुलेशन करना है? 4 साल का करना है। सो आई हैव अ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 1 साल का भी आपको समझ गया ना, बाकी सब आप खुद ही कर लोगे। 4th ईयर, ओके। सो लेट मी हैव अ ओपनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अप्रूव था, was it 1,50,000? Yes, plus additional during the year, obviously approved one. So we can see here is 10,000. So let me add 10,000. So you will get the closing. Comes to 1,60,000. एवरेज करिए ए और बी का। सो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, सो 150 प्लस 160 डिवाइड बाई 2 कम्स टू 1,55,000। या अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन ले लेते हैं। डेप्रीसिएशन रेट इज गिवन टू अस, एवरेज रेट है 3.5% पर एनम का। कमर्शियल ऑपरेशन लकीली 1 अप्रैल को ही चालू हुआ था, मतलब पूरे साल का डेप्रीसिएशन मिलेगा। सो 1,55,000 पे 3.5% के हिसाब से डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना आता है? सो दिस कम्स टू 1,55,000 इंटू 3.5%, 5,425,000। चेक करो। चलो अभी सेकेंड ईयर का भी डेप्रीसिएशन निकाल लेता हूँ। एडवांस अगेंस्ट डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन करता हूँ, ठीक है ना। मुझे बताओ ओपनिंग क्या होगा? ओपनिंग विल बी 1,60,000, ठीक है। अप्रूव्ड खर्चा 3,000 और हुआ है, सो टोटल विल बी 1,63,000। कम से कम डेप्रीसिएशन की प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सो 1,63,000 एंड 1,60,000, तो एवरेज कितना आएगा रे? 1,61,500, परफेक्ट। एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज आई गेस कांस्टेंट, वही है 3.5% है। So let me take 1,61,500 into 3.5% comes to 5,652.50. Okay, again the opening will become 1,63,000 and add the approved is 2,000. 1,65,000 will be the total. 1,65,000. So average करिए 1,63,000 plus 1,65,000 divided by 2 comes to 1,64,000। और 3.5% एक्चुअली लिखने का ज़रूरत नहीं था, बट ठीक है हर जगह सेम आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर कभी अलग रहा तो 3.5% की जगह वैसा।
So 1,65,000 the last year, and plus is 2,000. Okay, so 1,67,000. So 1,65,000 plus 1,67,000 divided by 2 into 3.5% comes to 5,810. ठीक है, यहाँ तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो लॉजिक वही रहेगा जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। सो कैलकुलेशन ऑफ AAD एज पर रेगुलेशन 21। ओके, 4 साल है तो लाइन खींच देता हूं मैं, 2 3 4। डेप्रिसिएशन अमाउंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का मेरे पास है 5425 5652.50 5740 5810। कमेंट करके ये भी बताना कि मैं अकाउंट्स कैसा सिखाता हूँ। जनरली मैं आपको अकाउंट सिखाता नहीं हूँ, अकाउंट सिखाते हैं संदेश सर। ये एक ही टॉपिक है जो संदेश सर ने मुझे दिया है, बोला है कि सर आप करो, तो सर की मेहरबानियाँ। तो अमाउंट में जो लोन आप पे कर रहे हो, ठीक है ना। सो लोन जो हम पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 8,000 7.4% के हिसाब से, यस और नो। सो लोन रीपेमेंट, कैश फ्लो संभालना अपने को, तो लोन रीपेमेंट है 8,000 का। सेकेंड ईयर में कितना है, 10,000 10,000 11,000। सो 10,000 10,000 11,000। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव टू चेक इट क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के साथ भी। 5425 ऐड करते जाइए, 5425 प्लस 5652.5, that comes to 11,077.5 plus 5740 comes to 16,817.5 plus 5810 comes to 22,627.50। and cumulative loan पहले 8,000, then 18,000 and 28,000 and 39,000। Am I right? चेक कर लो एक बार। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर एक जगह बना देता हूँ। बिकॉज डिफरेंस भी तो निकालना है। सो द सॉरी फर्स्ट डिफरेंस ए मतलब जो मैं मुझे कलेक्शन मिल रहा है, डिप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट में आ जाता है। तो अब मेरा 8,000 रुपीज खर्चा है, तो आई शुड गेट एटलीस्ट 8,000। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो बताओ। तो 8,000 माइनस 5425, तो मैंने गवर्नमेंट को बोला 2575 का बंदोबस्त करा दो, बस ये डिफरेंस का बंदोबस्त करा दो। और अगर हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे डिफरेंस देखें, टोटल बेसिस पे तो 2575 है। इसका मतलब ये है जो डिफरेंस का बंदोबस्त करना है, मतलब फ्यूचर के डेप्रिसिएशन को प्रेजेंट में लाना है। तो भाई फर्स्ट ईयर का AAD इज क्लियर है 2575। तो यहां पर मैं लिख दूंगा डेप्रिसिएशन अमाउंट के साथ में AAD, थोड़ा सा जगह बना के। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सिस्टम है, टाइम लगता है। AAD एज पर वर्किंग नोट, सो डिफरेंस कितना है 2575। 2575 गवर्नमेंट मुझे अलाउ करेगा और डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। सो टोटल डेप्रिसिएशन विच आई कैन क्लेम फॉर टैरिफ, ये सारे धंधे टैरिफ के लिए कर रहे हैं, विल बी हाउ मच अमाउंट। सो 8,000 ही होएगा, और क्या होएगा, वही तो कवर अप कर रहे हैं अपन। तो 8,000 रुपीज विल बी डेप्रिसिएशन फॉर टैरिफ, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में आ जाओ। सेकेंड ईयर में द डिफरेंस इज 10,000 माइनस 5652.50 कम्स टू 4347.5। मैंने बोला गवर्नमेंट इतना है,
तो गवर्नमेंट ने बोला क्यूमुलेटिव बेसिस पे बताओ, तो मैं बोला क्यूमुलेटिव में तो और ज़्यादा है। बोला बता दो, 6922.50। गवर्नमेंट बोला ठीक है ये ले लो। बोला ठीक है, 4347 में ऐड कर लेता हूँ, 4347.50, दैट डिफरेंस इज अलाउड टू बी एडेड। और जब उसको मैं ऐड करता हूँ 5652.50 में, तो कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है टोटल, एक मिनट, 5652.5 प्लस 4347.5, हाँ वही मैं बोलूँ, ज़्यादा 10,000 ही आएगा ना। ईएमआई कितना जो है अपना भर रहे हैं उसके हिसाब से आएगा। थर्ड ईयर में सिमिलर वे करना है। थर्ड 10,000 माइनस 5740, 4260 हो गया। और क्यूमुलेटिव बेसिस पे 28,000 माइनस माइनस 16,817.50 कम्स टू 11,182.5। गवर्नमेंट बोला कम वाला ले रहे तू, 4260 ले ले चल, 4260 तो ले लेते हैं 4260। दिस विल बी टोटल 10,000 ओनली, क्योंकि 10,000 में से ही माइनस किया। एंड द लास्ट वन इज 11,000 माइनस 5810 कम्स टू 5190। ठीक है, मालूम है वही होने वाला है, सर्कल भी मार दिया। 39,022,627.50, कहाँ 16,372.5 गवर्नमेंट देने वाला है, तो गवर्नमेंट लो 5190 ले लो, ऐड कर लो। सो दिस टोटल विल ऑल्सो बिकम टू 10,000। सो ये जो गवर्नमेंट ने मुझे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन विच ही हैज अलाउड मी टू कलेक्ट इन टैरिफ, दिस डेप्रिसिएशन इज टेक्निकली नोन एज एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, एंड सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से दिस इज नॉट एन इनकम, दिस इज अ ऑब्लिगेशन विच विल गेट एडजस्टेड इन फ्यूचर डेप्रिसिएशन। तब एडजस्ट हो जाएगा, तब देख लेंगे। तो वी हैव सक्सेसफुली डन द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, this part, and also the advance against depreciation. If you have understood this concept of advance against depreciation, it's great। ऐसे टाइप के सम आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये वर्किंग नोट बना दिया, इसको कॉपी कर लो। सो दिस कंप्लीट्स योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, एंड देयर विल बी सम एग्जाम क्वेश्चन विच आर सिमिलर बेसिस पर हैं, कोई नए सम्स नहीं है तो आप वो भी कर पाओगे। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो।